हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइज ये सेशन है सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग अभी अपना जून में एग्जाम देने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज कर दिया है सारे ही सब्जेक्ट के लिए। अपने सीएफआर का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ है उसके बारे में आज के सेशन में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइज मॉडल क्वेश्चन पेपर जो पहले भी इंस्टीट्यूट रिलीज किया करता था, हर एग्जाम के पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करता है, तो सर क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या एग्जाम में मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस आ जाएंगे? क्या इतना इंपॉर्टेंट है? तो यहां पर गाइस बात ऐसा है कि जनरली जो मॉक टेस्ट या मॉडल क्वेश्चन पेपर जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है वो बहुत ही इजी लेवल का रहता है, और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से हायर लेवल के आते हैं, थोड़े से बेटर लेवल के आते हैं, इतने इजी लेवल के नहीं आते हैं। बट सर फिर भी हम लोग को मॉडल क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि अपने को बहुत सारा एडवांटेजेस है अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हो तो। सर जैसे कि एक तो सबसे पहला तो अपने को यह कंफर्म हो जाता है कि आपके एग्जाम में इस बार जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि ये लोग लगातार क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बहुत बार चेंज किए हैं। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आता है वो वाला क्वेश्चन पेपर का पैटर्न फॉलो होता है, राइट। तो सबसे पहला चीज अपने को मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्या पता करना है? एग्जैक्ट पेपर पैटर्न। दूसरा, हम लोग का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेटेज वाइज हम लोग को चैप्टर का पता चलता है। तीसरा बात, एक दो क्वेश्चन ऐसा पक्का होता है जो मेन एग्जाम में एज इट इज आ जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको एज इट इज मिलेगा, बट वो एक दो क्वेश्चन जो एज इट इज मिल जाएगा वो भी तो एडवांटेज है। उसमें भी तो आप अगर किए हुए रहोगे तो स्पीड अप हो पाएगा, फटाफट सॉल्व हो पाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, आपको हैंड्स डाउन एक एक्सपीरियंस मिलता है पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने का। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सर, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस देखो, पहला तो यह है कि हम लोग को पेपर पैटर्न पता चल जाए। दूसरा, हम लोग को वेटेज पता चल जाए चैप्टर वाइज। तीसरा, एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा वो वाला एडवांटेज मिल जाए। चौथा, हम लोग को एक क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का एक हैंड्स डाउन एक्सपीरियंस मिल जाए, राइट। तो आज अपने एकदम डिटेल में इसी चीज को मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बहुत ही यूजफुल सेशन रहेगा। कम से कम टाइम में एकदम ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव सेशन रखना अपना ऑब्जेक्टिव है। हमेशा ही यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, फटाफट से एक बार कंफर्म कर देना, एम आई ऑडिबल, स्क्रीन क्लियरली विजिबल, कैन वी स्टार्ट द डिस्कशन? ऑल राइट, ग्रेट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइज ये मॉडल क्वेश्चन पेपर पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं, उसके बाद अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन रह जाएगा, कोई डाउट रह जाएगा, वो हम बाद में टेकअप करेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो या अदर देन मॉडल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो, कोई सब्जेक्ट का, कोई चैप्टर का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, या फिर कोई आपको जनरल बस बात जानना हो, तो वो सारा का सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे सेशन एंड करने के बाद। मेरे को आधा से पौना घंटा लगेगा, 30 to 45 मिनट्स लगेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिस्कस करने में। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट। तो सर देखो, ये वाला मॉडल क्वेश्चन पेपर देख करके पेपर पैटर्न पहले हम आपको बता दे रहे हैं। सुनो, पेपर पैटर्न, पहला एडवांटेज हम लोग को जो लेना है वो है सर पेपर पैटर्न एग्जैक्टली इस बार क्या है वो डिफाइन हो जाए। सबसे पहला बात तो 15 एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 15 MCQs of 2 marks each। तो ये हो गया 30 मार्क्स। 30 मार्क्स हो गया। इसमें नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है, एंड नो केस बेस्ड, कोई केस बेस्ड नहीं है। इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक केस स्टडी दे दिया और उसके बाद मल्टीपल एमसीक्यूज पूछ रहा है, ऐसा भी नहीं है। नो केस बेस्ड, एकदम इंडिविजुअल 15 एमसीक्यूज, स्टैंड अलोन 15 एमसीक्यूज पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 8। तो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन हुआ बोलो तो? 7 क्वेश्चंस ऑफ 14 मार्क्स ईच।
7 क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क्स ईच है. अटेम्प्ट एनी 5. अटेम्प्ट एनी 5. तो आपको अल्टीमेटली 14 इंटू 5 70 मार्क्स का ये रहा. ये आपका हुआ टोटल 100 मार्क्स. तो सर हम लोग को पेपर पैटर्न का ब्रेकअप अच्छे से समझ में आया. एक तो 15 एमसीक्यू है, वो कंपलसरी है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा 30 मार्क्स. और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप एमसीक्यूज को एकदम सॉलिड तरीके से अटेम्प्ट करते हो ना, तो आपको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मिल जाता है और फिर बाकी में आपके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं रहता है. अगर आप पूरा एमसीक्यूज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें तो वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट. और आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 7 क्वेश्चन और पूछेगा. 7 क्वेश्चन और पूछेगा 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है. तो 14 मार्क्स का अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो यू विल गेट 70. तो आपका टोटल हो गया 100 मार्क्स का ये ब्रेकअप. ठीक है सर, ये तो पेपर पैटर्न है. इसमें फर्दर बताइए, ये तो 2-2 मार्क्स का एमसीक्यू हुआ, ठीक है. अब ये जो 7 क्वेश्चन पूछेगा 14 मार्क्स का, क्या उसमें एक एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा क्या 14 मार्क्स का? जी नहीं. इसमें ऐसा हो सकता है 5-5-4, 7+7, 8+6, 10+4, कैसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. ज्यादातर जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं 7+7 वाला, मतलब 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन है. इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसा जो पूरा 14 मार्क्स का है. मतलब ये आउट ऑफ 7 क्वेश्चन का हम थोड़ा सा ब्रेकअप बता रहे हैं. ये वाला जो 7 क्वेश्चन आ रहा है ना 14 मार्क्स का, इसमें आप देखोगे 7+7 = 14, मतलब 2 क्वेश्चन पूछ लिया उसके अंदर, या फिर पूरा का पूरा 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है. 14 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन का और कंसोलिडेशन का 14 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का 14 मार्क्स का, एक पूरा कंसोलिडेशन का 14 मार्क्स का, राइट. तो ये आपका 28 मार्क्स तो यहां पे मतलब 2 क्वेश्चन तो ये कवर कर लेता है. और बाकी 7+7 है और 1-2 क्वेश्चन में अदर देन 7+7 का भी ब्रेकअप है, मतलब 5-5-4 ऐसा टाइप का भी ब्रेकअप है. कैसे भी इंटरनल कॉम्बिनेशंस मिलाकर के लोग 14 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएंगे. ठीक है, अभी हम लोग को पेपर पैटर्न थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग एक मॉक मॉडल क्वेश्चन पेपर ये पूरा देख लेंगे. ठीक है, ये एक जनरल आइडिया था जो हम लोग को मिल गया. दूसरा चीज क्या है कि सर वेटेज का हम लोग को पता करना है. वेटेज का चैप्टर वाइज क्या वेटेज है, क्या वो फॉलो होता है? तो गाइज अभी जो अपना ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है ना, ये अपना सेट 1 है. हर बार इंस्टीट्यूट 2 सेट रिलीज करता है. तो सेट 1 और सेट 2 जब अपने पास दोनों होगा ना, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है. एक बार सेट 2 में भी वो वाला पैटर्न कंफर्म हो जाए, करेक्ट. और एक बार अपने पहले एमसीक्यूज आज के सेशन में देखो क्या है कि हम पहले ये 15 एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, उसके बाद बाकी बात अपने करेंगे. चलो एक एक करके हम एक बार 15 एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं गाइस. ठीक है, एवरीवन विल पार्टिसिपेट. लेट्स सॉल्व द एमसीक्यूज. यहां पे अपने को बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब देखो कितना ज्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा है. आप लोगों को क्वेश्चन देख के समझ में आएगा. अगर आप लोग का एक बार ऐसे पढ़ा हुआ सिलेबस अच्छे से आता है और फिर आप कर रहे हो, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इजी लगेगा. नहीं भी किया हुआ है ना, जस्ट एक बार नेक्स्ट 15-20 मिनट मेरे साथ फॉलो करो, आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार बहुत इजी लेवल का. यहां पे तो एमसीक्यूज बहुत इजी लेवल का दिया हुआ है. एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो पक्का इस लेवल का आएगा. थोड़ा सा टफ आया तो वो भी आप मैनेज कर पाओगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहा तो. देखो इंड एस 113 क्या चीज से डील करता है सर? फेयर वैल्यू मेजरमेंट. मतलब अगर खाली इंड एस का नाम पता है ना, तो 2-3 क्वेश्चन तो खाली इंड एस के नाम के ऊपर है. खाली इंड एस का नंबर और नाम अगर पता है तो वही आपको 4 या 6 नंबर दे सकता है. मतलब 2 क्वेश्चन तो मिनिमम हर बार एग्जाम में भी इस लेवल का 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछ रहा है. ठीक है, उसके बाद इंड एस 16 डज नॉट अप्लाई टू. सर इंड एस 16 इज ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई. तो ये क्या चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? एक तो ये बायोलॉजिकल असेट अदर देन बियरल प्लांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एप्लीकेबल नहीं है. मतलब स्कोप ऑफ इंड एस 16 पढ़ोगे ना, तो उसमें बोला हुआ है कि बायोलॉजिकल असेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पीपी इंड एस 16 एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, बट बियरर प्लांट हुआ तो उसके ऊपर एप्लीकेबल है, इसीलिए अदर देन बियरर प्लांट बोल दिया. दूसरा असेट इन एक्सप्लोरेशन फॉर एन इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. तीसरा मिनरल राइट्स एंड मिनरल रिजर्व सच एज ऑयल नेचुरल गैस. मतलब तीनों में ही एप्लीकेबल नहीं है. इंड एस 16 डज नॉट अप्लाई टू ऑल द 3, तो ऑल द अबव. सुपर्ब. नेक्स्ट, पीपीई आर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट. सर फेयर वैल्यू तो इनिशियली रिकॉग्नाइज तो फेयर वैल्यू पे होता ही नहीं है. फ्यूचर इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एट एफईबी, फालतू बात. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में थोड़ा ना कोई रिकॉग्नाइज हो सकता है. ठीक है सर, परचेज प्राइस नहीं हो सकता है क्या? परचेज प्राइस नहीं हो सकता है, बिकॉज परचेज प्राइस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट.
कॉस्ट के अंदर सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता है, कॉस्ट के अंदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी आ जाता है। Directly attributable cost which is incurred in bringing the PPE to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner as intended by the management. Right? ये वाला phrase I'm sure आप लोग को सुना हुआ है और याद आ रहा है। तो PPE is initially recognized at cost, cost में purchase price आ गया, directly attributable cost आ गया, फिर decommissioning, restoration and other similar liabilities का present value निकाल के लेना पड़ता है, वो भी आ गया। ये सब कुछ मिला करके अपने बोलते हैं cost। तो PP is initially recognized at cost. Next, X Limited borrowed $6,000 for construction of a qualifying asset. अच्छा, डॉलर में बोरोइंग लिया है, फॉरेन करेंसी बोरोइंग है at 3% इंटरेस्ट पर एनम। ऑलराइट, कब लिया है सर? ऑन 1st April 21 when डॉलर का रेट वॉज ₹60 which is due for payment on 31st March 23। ओके, ड्यू फॉर पेमेंट 2 साल बाद है, ध्यान देना। तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी में बोरोइंग है। लोन लिया है 1st April 21 को और ड्यू है 31st March 23, मतलब ये देखो 2 साल हो गया, 2 years। ओके, बीच में एक और फाइनेंशियल ईयर एंड आएगा विच इज 31st March 22। All right, the company could borrow the amount in rupees at 12% per annum। तो बोल रहा है कि अगर इंडिया में लोन लिया होता, INR में लोन लिया होता तो 12% पर एनम में लोन मिल जाता। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31st, ये मार्च होगा, 31st March 23। बोला इंटरेस्ट भी हम लोग को पे करना है 31st March 23 को, मतलब 2 साल बाद ही, मतलब लोन का रीपेमेंट भी 2 साल बाद करेंगे और उसका जो इंटरेस्ट है वो भी 31st March 23 दो साल बाद ही पे करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। बोल रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ द असेट विल कंटिन्यू टिल 31st March 23, और असेट का कंस्ट्रक्शन भी 31st March 23 तक चलता रहेगा। 2 साल तक पूरा कंस्ट्रक्शन भी चलता रहेगा। क्वालिफाइंग असेट हो गया, फॉरेन करेंसी बोरिंग हो गया, सब ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। इफ ऑन 31st March 22, ये लोग अब बात कर रहा है इफ ऑन 31st March 22 में आ गया। 31st March 22 मतलब ये वाला डेट का बात कर रहा है, ठीक है, यहां पे। ओके, $1 is equal to ₹70, which of the following statement is not true। बोला यहां पे डॉलर का रेट 60 से बढ़ करके हो गया 70, 60 से बढ़ के हो गया डॉलर का रेट 70। तो बताओ अब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। बोल रहा एक्सचेंज लॉस। सर एक्सचेंज लॉस होगा ना, अपने डॉलर लेके रखा है $6000, लोन डॉलर है $6000 और डॉलर का रेट देखो 60 से हो गया 70, तो 10-10 रुपया पर डॉलर का नुकसान हुआ है, तो ₹60,000 का नुकसान हो गया। हां, एक बात याद दिला रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, फोकस करोगे तो बात याद आएगा। ये हम बात कर रहे हैं इंड AS 23 का, इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट। उसमें एक बात बोलता है, क्या बोलता है कि अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी, आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ, फॉरेन करेंसी बोरिंग है, ठीक है, इसमें अगर आपका एक्सचेंज लॉस हो रहा है, एक्सचेंज लॉस इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू सेविंग्स इन इंटरेस्ट, तो इसका क्या करेंगे सर? इट विल बी ट्रीटेड एज बोरोइंग कॉस्ट। मतलब सर फॉरेन करेंसी बोरोइंग अगर है, आपने लोन लिया डॉलर में, अगर आप लोन लिए होते INR में तो आपका क्या इंटरेस्ट लगता? अगर आप INR में लोन लिए होते तो क्या इंटरेस्ट लगता? और क्योंकि आपने डॉलर में लोन लिया तो आपका इंटरेस्ट कम लगा, लेकिन आपने क्योंकि डॉलर में लोन लिया तो आपका एक्सचेंज लॉस हो गया। अब उस एक्सचेंज लॉस को हम लोग पूरा का पूरा एक्सचेंज लॉस नहीं मानेंगे, उसमें से उसका कुछ पोर्शन हम लोग एट्रीब्यूटेबल टू बोरोइंग कॉस्ट कर देंगे,
अगर देयर इज अ सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट। हम ये वाला पूरा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आप लोग को, कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखो सर यहां पे क्या हुआ, अभी हम ये वाला ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को इंड AS 23 का एक कॉन्सेप्ट आप लोग को याद दिलाना है, वो याद दिला रहे हैं। सुनो, अगर इंडिया में लोन लिए होते $6000 का, मतलब इंडिया में लोन लेते तो 60 रुपए के हिसाब से कितना INR का लोन कितना लेते? INR का लोन बताओ, 6000 इंटू 60 रुपीज 3,60,000 का लोन लेते। इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता एट द रेट 12% पर एनम। बोलो कितना? रुपीज 43,200। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट लगता, बट क्योंकि आपने लोन लिया है डॉलर में $6000, तो आपका इंटरेस्ट लग रहा है ओनली 3%, ओनली 3%, दैट इज इक्वल टू $180। और जब $180 देने का टाइम आया तब तक एक्सचेंज रेट, मतलब एक साल बीत गया, एक साल बाद का एक्सचेंज रेट इज 70, तो आपका इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना लगा? $180 इंटू 70, दैट इज रुपीज में अगर हम लोग बात करें तो 12,600। देयरफॉर क्या आपने कुछ इंटरेस्ट बचाया? क्या आपने कुछ इंटरेस्ट बचाया क्या? सर अगर इंडिया में लोन लिए होते 3,60,000 रुपया तो इंटरेस्ट लगता 43,200, बट क्योंकि आपने फॉरेन करेंसी बोरिंग लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है INR में ओनली 12,600, तो आपने इंटरेस्ट बचा लिया। कितना इंटरेस्ट बचाया? 43,200 माइनस 12,600, रुपीज 30,600। ये है सेविंग्स इन इंटरेस्ट। कोई बात नहीं, आपने इतना इंटरेस्ट बचाया, तो अब आपको यह चीज चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका कोई एक्सचेंज लॉस हुआ है क्या? तो एक्सचेंज लॉस हुआ है सर, क्योंकि आप $6000 का लोन लिए और एक एक डॉलर का रेट 60 रुपया से 70 रुपया हो गया, तो अब आपको चुकाना पड़ेगा 70 रुपया करके, राइट? एज ऑन 31 मार्च 22, एक साल बाद का जब हम लोग डिटेल देख रहे हैं तो 10-10 रुपया करके, एक एक डॉलर के ऊपर 10-10 रुपया करके नुकसान हो गया, रुपीज 60,000 का लॉस हो गया। अब पता है इंड AS 23 क्या बोलता है, बोरिंग कॉस्ट क्या बोलता है? बोलता है ये 60,000 में से ना जो आपने सेविंग्स इन इंटरेस्ट किया ना 30,600, सेविंग्स इन इंटरेस्ट, यहां पे आपका एक्सचेंज लॉस हो गया, तो बोला ये 30,600 जो आपने इंटरेस्ट बचाया, ये तो हम लोग बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे, ये तो हम लोग बोरिंग कॉस्ट मान लेंगे। और आपका एक्चुअल में जो एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज डिफरेंस जो आपको हम बुक करने देंगे, दैट इज ओनली 60,000 माइनस 30,600, दैट इज 29,400। 29,400। आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद आया अच्छे से। अब आओ हम लोग एक एक करके देख ले ये लोग क्या बोल रहा है। देखो यहां पे बोल रहा है एक्सचेंज लॉस 10 रुपया करके $6000 पे 60,000 रुपया, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन फॉरेन करेंसी, अगर फॉरेन करेंसी में आपने बोरो किया है जो कि, तो आपका इंटरेस्ट लग रहा है 12,600, जो कि हम लोग कैलकुलेट करके देख लिए। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी यहां पर INR है, तो INR में अगर आप बोरो करोगे तो कितना? 43,200। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन फंक्शनल करेंसी इज $6,000, 60 रुपया करके 12% अगर दिए होते तो 43,200 रुपीज लगता, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन फॉरेन करेंसी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इन फॉरेन करेंसी बोल रहा है 6,000 इंटू 60। सर जो फॉरेन करेंसी में जो बोरिंग कॉस्ट लग रहा है ना, वो 6,000 इंटू 60 के ऊपर लग ही नहीं रहा है। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, बाकी सारा ट्रू है। हाँ ये बात अलग है कि यहां पे ये जो 60,000 रुपया का एक्सचेंज लॉस है ना, ये दो में डिवाइड हो जाएगा। ये इंड AS 23 के हिसाब से 30,600 बोरिंग कॉस्ट की तरह ट्रीट होगा और बाकी 29,400 एक्सचेंज लॉस की तरह ट्रीट होगा। बट सर यहां पर अपने को बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू में ये वाला स्टेटमेंट आएगा। डन है? करेक्ट। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट्स टू मैसेज XYZ अ फर्म, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स दिया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी दे दिया और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी ऑफ सुपर प्रॉफिट। सर ये तो एकदम सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो और क्या पूछेगा। एवरेज प्रॉफिट है
7 लाख, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 55 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो यहां पे पहले नॉर्मल प्रॉफिट बता दो। नॉर्मल प्रॉफिट इज 55 लाख का 10% इक्वल टू ₹5,50,000। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट बताओ, 7 लाख का एवरेज प्रॉफिट है माइनस 5,50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो दिस इज कमिंग ₹1,50,000। ठीक है, और फिर इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल बताओ। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एनवीटी, वैल्यू ऑफ एनवीटी, विच इज इक्वल टू 1,50,000 into 3.1699, 1,50,000 into 3.1699, this is ₹4,75,485। करेक्ट है क्या गाइज? आप लोग का आ रहा है क्या? 475,485, परफेक्ट। नेक्स्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेलिवेंट फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर। तो हम यहां पर आपको बता दें सर, तीन इंडेस मिल करके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करता है। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के बारे में बात करता है इंडेस 109, डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है इंडेस 107, और प्रेजेंटेशन यहां पे लिखा नहीं है बट ये डीम्ड है। प्रेजेंटेशन के बारे में बात करता है इंडेस 32। तो देखो क्या पूछ रहा है, इंडेस रेलिवेंट फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंडेस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन, इंडेस 107 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर, इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट इसमें बात होता है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट दोनों इसमें बात हो जाता है। करेक्ट? तो ये ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा है बताओ कौन सा रेलिवेंट इंडेस है। तो अगर देखो यहां पे प्रेजेंटेशन वैसे लिखा नहीं है, तब फिर ऑप्शन ए नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन बी और सी दोनों हो रहा है। तो इससे अपने को ये समझना पड़ेगा कि अच्छा यहां पर जब ये लोग इतना सारा बात बोला ना, रेलिवेंट फॉर रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, मतलब प्रेजेंटेशन भी वहां पर आ गया। इसका मतलब दे आर कवरिंग इंडेस 32 ऑल्सो। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, Q Limited acquired a 75% interest in R Limited, okay, on January 1, 2021. Q Limited paid ₹900 lakhs in cash for their interest in R Limited. Q Limited paid ₹900 lakh in cash for their interest in R Limited. मतलब कंसिडरेशन कितना है? कंसिडरेशन है ₹900 लाख। कंसिडरेशन है ₹900 लाख, ओके। फेयर वैल्यू ऑफ आर लिमिटेड असेट है 2000 लाख एंड फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी है 920 लाख। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट बताओ। फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट 2000 माइनस 920, बोलो कितना हुआ? 2000 माइनस 920, दिस इज कमिंग ₹1080 लाख। एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एंड एट प्रोपोर्शनेट वैल्यू आर। मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन, बस दोनों तरीके से एनसीआई कैलकुलेट करके बता दो। यहां पे बोला देखो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एनसीआई दो तरह से मेजर हो सकता है। एनसीआई कैन बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, एनसीआई कैन बी मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट। तो आपको दोनों से बताना है। तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। एनसीआई एट फेयर वैल्यू, एनसीआई एट फेयर वैल्यू इज इक्वल टू, सर अगर 900 लाख लगा है 75% के लिए, तो बताओ 25% के लिए कितना? दिस इज कमिंग 300 लाख। तो ये हुआ एनसीआई एट फेयर वैल्यू। फिर दूसरा बोल रहा है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट। तो एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट, हम लोग इसको प्यार से बोलते हैं पीसोना, पीसोना, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट। तो कैसे होगा सर? 1080 का एनसीआई देखो कितना है सर, ये अगर 75% इंटरेस्ट वो ले लिया, तो मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 25%। तो दिस इंटू 25%, 1080
इंटू 25%, दिस इज कमिंग 270. तो एनसीआई एट फेयर वैल्यू इज 300, एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर इज 270. तो करेक्ट आंसर इज 300 और 270, ऑप्शन सी. परफेक्ट. नेक्स्ट, on 31st March, A Limited absorbed B Limited. All right, A Limited issued 60,000 equity shares. A Limited absorb कर लिया B Limited को, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, और बदले में क्या दिया? 60,000 इक्विटी शेयर दिया. ₹10 पार वैल्यू है, बट मार्केट में ट्रेड कर रहा था 25, तो उसका फेयर वैल्यू कितना हो गया? A Limited जब अपना एक एक शेयर इशू हुआ, उसका एक एक शेयर का फेयर वैल्यू क्या है? 25. तो बताओ, परचेज कंसिडरेशन इज टेकन एट फेयर वैल्यू. कंसिडरेशन कितना है सर? 60,000 इक्विटी शेयर्स, और एक एक शेयर का वैल्यू 25 रुपया. बोलो कितना? तो दिस इज द कंसिडरेशन का अमाउंट. दिस इज कंसिडरेशन का अमाउंट. फिर बोल रहा है द बुक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड नेट एसेट वाज 12 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, अदर इक्विटी 7 लाख. तो देखो पूरा बैलेंस शीट मैच करा दिया. बी लिमिटेड का नेट एसेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी आ रहा है 12 लाख, तो शेयर होल्डर फंड भी तो 12 लाख ही होगा. तो बोल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी 5 लाख और 7 लाख, वो भी 12 लाख. ठीक है. ऑन 31 मार्च द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ बी लिमिटेड, और नेट एसेट जिसका बुक वैल्यू गाइस यहां पे दिया हुआ है, ये बुक वैल्यू नेट एसेट का बुक वैल्यू है 12 लाख, बट उसका फेयर वैल्यू निकालने गए तो आया 13 लाख. ठीक है सर, मतलब 1 लाख रुपया का रीवैल्यूएशन सरप्लस है, रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख रुपया का. ठीक है. आपने को क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन. परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड एट फेयर वैल्यू, दैट इज कितना वो पेमेंट कर रहा है. सर वो पे कर रहा है 60,000 इक्विटी शेयर, और एक एक इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू 25 रुपया, तो फेयर वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज 15 लाख रुपया. बी लिमिटेड के बुक्स में उसका असेट्स कितने में रिकॉर्डेड है वो तो एकदम इररिलेवेंट है, और बी लिमिटेड के नेट असेट्स का फेयर वैल्यू क्या है वो भी इररिलेवेंट है, बिकॉज अपने को जब बता ही दिया कि जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसका फेयर वैल्यू कितना है, तो फिर अपने को कंसिडरेशन जो पे हुआ है उसका फेयर वैल्यू के हिसाब से ही कंसिडरेशन निकालना होगा. यहां पे कंसिडरेशन है 15 लाख. ऑन 1 January 21, A Limited acquires 80% of the equity interest in B Limited in exchange of cash of ₹600 lakh. A Limited क्या किया? 80% of equity interest acquire किया B Limited में. ठीक है. in exchange of cash 600 लाख रुपया में, तो मतलब कंसिडरेशन का अमाउंट इज 600 लाख, और यहां पे शेयर्स में नहीं दे रहा है, यहां पे कैश में दे रहा है. कंसिडरेशन इज ₹600 lakh. The identifiable assets are measured at 925 lakh and liabilities assumed are measured at 150 lakh. तो इसका मतलब फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट फिर से हम लोग निकाले 925 माइनस 150. बोलो कितना? 925 माइनस 150, 775 लाख. ओके. फिर बोल रहा है फेयर वैल्यू ऑफ द 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट. अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी दे दिया. फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई अगर क्वेश्चन में दे देना तो वही लेना पड़ेगा, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. अगर क्वेश्चन में जैसे मान लो कंसिडरेशन दिया 600 लाख, कितना परसेंट के लिए? 80% के लिए. तो आप ये नहीं बोल सकते हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो. देखो ये रॉन्ग है जो भी हम करके दिखाने वाले हैं. अगर आप करोगे गलती से ये तो रॉन्ग है. क्या कि सर देखिए 600 लाख डिवाइड बाई ये तो 80 के लिए है, तो बताओ 20 के लिए कितना? तो आप बोलोगे 150. ये आप नहीं बोल सकते हो 150. एनसीआई एट फेयर वैल्यू 150 आप नहीं बोल सकते हो. अगर क्वेश्चन में अलग से फेयर वैल्यू दे दिया तो यहां पे देखो अलग से अपने को क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे दिया. फेयर वैल्यू ऑफ 20% एनसीआई इज 90 लाख. तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज ₹90 लाख. बस आपको ये लेना पड़ेगा, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो 600 लाख के हिसाब से. ठीक है. ओके. तो अब यहां पे पूछा है गेन ऑन बार्गेन परचेज. गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज में दोनों में से कुछ भी आ सकता है. ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो यहां पे हम लोग बोलते हैं सर कंसिडरेशन बताइए, कंसिडरेशन बताइए. $600 लाख. फिर एनसीआई एट फेयर वैल्यू बताइए 90 लाख. तो ये हुआ 690. अब यहां पे लेस कर देते हैं हम लोग नेट असेट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट, नेट आइडेंटिफाइबल असेट. टोटल कितना आ रहा है? 775. तो सर यहां पे देखो नेट असेट ज्यादा है,
कंसिडरेशन प्लस एनसीआई कम है, नेट एसेट ज्यादा है, तो इसका मतलब गेन ऑन बार्गेन परचेज आएगा। गेन ऑन बार्गेन परचेज बोलो कितना, 775 माइनस 690, दिस इज कमिंग 85 लाख का गेन ऑन बार्गेन परचेज, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। सुपर्ब। नेक्स्ट देखो, consolidated financial statements are required to be prepared by an Ind AS complied company if it holds shares in the investee company entailing 20% or more voting rights having significant influence over the, तो सर ये तो एसोसिएट हो गया। Ind AS 28 के हिसाब से यहां पर consolidated financial statement बनाना पड़ेगा। Entailing joint control, तो सर ये तो जॉइंट वेंचर हो गया। Ind AS 28 के हिसाब से इसमें भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ेगा। Entailing कंट्रोल, ये तो Ind AS 110 के हिसाब से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, क्योंकि एसोसिएट के केस में भी बनाना है, जॉइंट वेंचर के केस में भी बनाना है, सब्सिडियरी के केस में भी बनाना है, राइट। यहां पे ये सब्सिडियरी हो गया ना, देखो ये तीनों के केस में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। डन। On the year ended 31st March 24, NBFC had following advances, ठीक है, NBFC का एडवांसेस दे दिया। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस विल बी, प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करके बता देना है। तो प्रोविजन देखो हम आपको एक बार याद दिलाते हैं, स्टैंडर्ड असेट में क्या तो 0.40% होता है या 0.25% होता है। सर क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है? अगर NBFC कैन बी deposit taking and systematically important and NBFC can be non deposit taking non systematically important, अगर 500 करोड़ से कम का उसका एडवांसेस है तो। फिर से अगर छोटा NBFC है, छोटा NBFC का मतलब सर NBFC जो उसको क्या करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, छोटे NBFC को क्या बोलते हैं? NBFC विच इज नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड विच इज नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। छोटे एनबीएफसी को स्टैंडर्ड असेट पे 0.25% बनाना पड़ता है, बाकी सबको बड़े एनबीएफसीज को 0.40% प्रोविजन बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सब स्टैंडर्ड पे 10%। उसके बाद अगर डाउटफुल हो गया और सिक्योर्ड है तो पहला एक साल 20%, 1 to 3 ईयर 30%, मोर देन 3 इयर्स 50%। लेकिन अगर अनसिक्योर्ड है तब पूरा 100% का प्रोविजन, और अगर लॉस असेट है तब तो 100% का प्रोविजन होगा ही, राइट। तो अपने को अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले कि ये छोटा एनबीएफसी की बड़ा एनबीएफसी है, अपने हमेशा अज्यूम कर लेते कि बड़ा एनबीएफसी है, ठीक है। तो अब असेट क्लासिफिकेशन दिया है, रुपीज इन लैक्स दिया है। स्टैंडर्ड पे 0.40% बनेगा, सब स्टैंडर्ड पे 10% का प्रोविजन, डाउटफुल अप टू 1 ईयर। अब क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि सर ये डाउटफुल सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, तो अपने अज्यूम कर लेते कि सिक्योर्ड है, अज्यूम कर लेते हैं सिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड है तो अप टू 1 ईयर पे 20%, 1 to 3 ईयर, यहां पे तो 1 to 2 ही दिया, अगर 1 to 3 दे देता तो भी अपना 30% ही होता। तो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना हो रहा है। 1050 का 0.4%, रुपीज इन लैक्स ही चल रहा है। 4.2, फिर 750 का 10%, 75, 200 का 20%, 40, 220 का 30%, 66। टोटल बता दो जल्दी से कितना हो रहा है। 4.2 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 66, दिस इज इक्वल टू 185.20। 185.2। तो सर यहां पे तो अपने को ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक्चुअली ये लोग क्या किया, यहां पे ये वाला 4.2 कंसीडर करना भूल गया। ये लोग क्या कर दिया, यहां पर 181 में 185.2, इसमें 4.2 को कंसीडर ही नहीं किया और 181 दे दिया। तो सर इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन रॉन्ग है? बिल्कुल रॉन्ग है सर। यहां पे ये लोग करेक्ट ऑप्शन दिया ही नहीं है, बट अपने को क्या करें, इंस्टीट्यूट का ये सब गलती को भी पता करके करेक्ट ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर देना पड़ेगा कि अच्छा गलती से ये लोग भूल गए होंगे, इन लोग का आइडिया तो इसी को 185.2 देने का था, लेट्स टिक दिस, ठीक है।
A company takes a machinery on lease for a term of 6 years at a lease rent of rupees 4 lakh per annum, payable at the end of each year. ठीक है, with guaranteed and unguaranteed residual value of 3 lakh. The gross investment का मतलब क्या होता है? Lease rent into number of payments, total lease rent plus total residual value. तो टोटल लीज रेंट 4 लाख इंटू 6 6 बार देगा, देख लो, और प्लस ये एक ही बार रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड अनगारंटीड मिला करके 3 लाख. तो टोटल बोलो 24 लाख प्लस 3 लाख, 27 लाख. डन है क्या गाइज? आप लोग भी यही किए हो. नेक्स्ट, XY Limited, a partnership firm, earned profits during the past 5 years as follows. Last 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है. Determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit of last 5 years giving maximum weightage to the recent result. तो वेटेज हम लोग को देने बोला है, तो यहां पे देखो वेट हम लोग दे रहे हैं. वेट कितना हुआ बोलो तो 1 2 3 4 5. सबसे पुराने साल को सबसे कम वेटेज, हमेशा ध्यान रखना, सबसे पुराना साल यहां पर 2017 है, 2017 है, उसको सबसे कम वेट दिए. 2021 सबसे लेटेस्ट है, उसको सबसे हाईएस्ट वेट दिए. ठीक है, अब हम लोग को निकालना है प्रॉफिट इनटू वेट. प्रॉफिट इनटू वेट बोलो, ये हो रहा है 27,000, ये हो रहा है 72,000. 37,200 इंटू 3 बोलो, 37,200 इंटू 3, 1,11,600. 42,000 इंटू 4, 1,68,000. 46,800 इंटू 5, 2,34,000. अब इसमें टोटल वेट और टोटल ऑफ वेट इंटू प्रॉफिट. सर ये हम लोग को टोटल नहीं चाहिए, प्रॉफिट का टोटल नहीं चाहिए, वेट्स का टोटल बताओ तो कितना है. 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये हो रहा है 15. टोटल ऑफ वेट्स है 15. और टोटल ऑफ प्रॉफिट इंटू वेट बोलो, टोटल ऑफ प्रॉफिट इंटू वेट, ये आ रहा है 6,12,600, 6,12,600. तो अब पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल. वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो समेशन ऑफ वेट इनटू प्रॉफिट 6,12,600 डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट 15. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलो, दिस इज कमिंग 40,840. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 3, देयरफॉर गुडविल 40,840 इंटू 3, 122 520. क्या आप लोग का आ रहा है ये आंसर? सर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था. मूविंग ऑन, द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी आर ऑफन रेफर्ड टू एज पीपल प्लैनेट प्रॉफिट. सर खाली इसमें नाम का सीक्वेंस चेंज कर रहा है, इसको बोला जाता है पीपल प्लैनेट प्रॉफिट. ठीक है, प्लैनेट पीपल प्रॉफिट नहीं बोला जाता है, पीपल प्रॉफिट प्लैनेट नहीं बोला जाता, पीपल प्लांट तो बिल्कुल होता ही नहीं है. तो पीपल प्लैनेट प्रॉफिट इज द राइट आंसर. ओके, फिर बोल रहा है नुपुर लिमिटेड हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 30 लाख कंसिस्टिंग ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 23-24 was 45 lakh. It has also issued 27,000 10% convertible debenture of rupees 50 each. Each debenture is convertible into 5 equity shares. The applicable tax rate is 30%. Compute the diluted earnings. Diluted earnings पर शेयर नहीं पूछा, खाली diluted earning पूछा. सर ठीक है ना, देखो diluted earnings क्या होगा, पहले तो earnings बताओ कितना है. नेट प्रॉफिट बोला है 45 लाख. ठीक है, अब यहां पे 27,000 10% कन्वर्टिबल डिबेंचर है 50-50 रुपया का. ठीक है, तो अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाए इक्विटी शेयर में तो इसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा. अगर डिबेंचर 27,000 डिबेंचर है, देख लो 50-50 रुपया वाला, तो टोटल डिबेंचर का अमाउंट बताओ तो
27,000 इंटू 50, 13,50,000 रुपया का डिबेंचर है। देख लो 13,50,000 का डिबेंचर्स है। इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कितना, 10%। इंटरेस्ट का रेट है 10% इंटू 10%, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 1,35,000। अगर ये डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या ये इंटरेस्ट देंगे? फिर नहीं देंगे। तो इसका मतलब सर अभी आपका मान लीजिए 45 लाख रुपीस का अर्निंग्स है जब आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बट अगर आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े तो आपका 1,35,000 रुपीस का प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट बढ़ने की वजह से आपको उसके ऊपर टैक्स भी तो देना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम लोग 30% टैक्स दे दे तो हम लोग के पास जो बचेगा वो है 0.70। दिस इज डाइल्यूटेड अर्निंग्स। बता दो कितना आ रहा है? 45 लाख, अच्छा 1,35,000 इंटू 70% या 0.7, 94,500 प्लस 45 लाख, बोलो कितना आ रहा है? 45 लाख 94,500। अब यहां पे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता तो जस्ट वो भी एक बार डिस्कस कर दे रहे हैं। देखो नॉर्मल ईपीएस अगर निकालने बोलता, तब तो 45 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना, अब इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख, बट एक एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो 3 लाख शेयर है, तो अर्निंग्स पर शेयर बोलो कितना आया? 45 लाख डिवाइड बाई 3 लाख इक्वल टू ₹15 पर शेयर। अब ये डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोलो कितना होता? सर 45 लाख में हम लोग डाइल्यूटेड अर्निंग्स के लिए और 94,500 ये वाला अमाउंट 94,500 ऐड कर देते तो न्यूमरेटर में हो जाता 45 लाख 94,500 और डिनोमिनेटर में 3 लाख तो पहले से शेयर था और 27,000 शेयर कन्वर्ट हो जाएगा एक एक डिबेंचर, 27,000 डिबेंचर ना, एक एक डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 5 इक्विटी शेयर, तो 27,000 इंटू 5 बोलो तो कितना होता है? 27,000 इंटू 5 1,35,000, तो बोलो कितना हो रहा है? 45,94,500 डिवाइड बाई 3 लाख प्लस 1,35,000 4,35,000, बोलो कितना हो जाता डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर? 45,94,500 डिवाइड बाई 4,35,000, ये हो जाता ₹10.56 पर शेयर, ₹10.56 पर शेयर हो जाता। बट सर वो पूछा नहीं, पूछ सकता था, यहां पर ही डाइल्यूटेड अर्निंग पूछा, डाइल्यूटेड अर्निंग्स हम लोग निकाल दिए, राइट। सो गाइस ये अपना एमसीक्यूज का डिस्कशन था। आप देखे एमसीक्यूज में अपने को कहां से इंड एस से क्वेश्चन था क्या? यस। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वगैरह, गेन ऑन बार्गेन परचेज कैलकुलेट करना, ये सब था। यस सर। थ्योरी से क्वेश्चन था क्या? पीपल प्लैनेट प्रॉफिट जैसा क्वेश्चन बिल्कुल था, राइट। इंड एस का क्वेश्चन भरा हुआ है, थ्योरी का क्वेश्चन भी भरा हुआ है। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का अगर किसी को बेसिक्स क्लियर है उतना एनफ है। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का टफ क्वेश्चन एमसीक्यू में आ ही नहीं सकता है। एमसीक्यू में जो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी क्वेश्चन ही रहेगा। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन मान लो आपका बहुत डेप्थ में हर तरह का क्वेश्चन एकदम डिटेल में आपने कवर किया हो, वो भी जरूरी नहीं है। अगर आपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपने सारे इलस्ट्रेशंस को अच्छे से रिवाइज किया, तब भी आप एमसीक्यू पक्का अटेम्प्ट कर पाओगे। एमसीक्यू मैंने पूरा का पूरा आपको सॉल्व करवाया, क्योंकि एमसीक्यू ना डायरेक्टली कहीं से क्वेश्चन पिक नहीं हुआ है, पूरा का पूरा है मटेरियल से। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था पूरा था इंस्टीट्यूट का मटेरियल का, बट इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जो उठा लिया। कोई टेक्स्ट था उससे क्वेश्चन बना दिया, कोई एग्जाम्पल था उससे क्वेश्चन बना दिया, वैसा क्वेश्चन था एमसीक्यू का। बट सर अभी इसके बाद आपके पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर में जितना भी क्वेश्चन है ना, यहां पे बोल रहा है आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस गिवन, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। तो आपको 5 इंटू 14 70 मार्क्स का अभी नीचे पेपर और देखेंगे। ये पूरा का पूरा डायरेक्ट एकदम एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पिक किया हुआ है इंस्टीट्यूट के मटेरियल से,
खाली क्वेश्चन में ना कंपनी का नाम चेंज कर दिया, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन है, नंबर्स तक चेंज नहीं है, नंबर्स भी एज इट इज है, एज इट इज है। और ये पूरा रेफरेंस हम आपको यहां पे बता भी दिया। हम एक बार क्वेश्चन देखो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो 15 एमसीक्यूज हुआ। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट है, ए और बी दोनों कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 और 7, 14 मार्क्स का। पहला 7 मार्क्स का क्वेश्चन है इंड एस के ऊपर, इंड एस से क्वेश्चन है, इंड एस 12 का क्वेश्चन है, ठीक है, इनकम टैक्सेस। ये क्वेश्चन अपना मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप देखोगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पेज नंबर 12 इलस्ट्रेशन 11, हम आप लोग को यहां से दिखाते हुए चलते हैं। चलो देखो ये रहा पेज नंबर 12 में इलस्ट्रेशन 1 जो है, एकदम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया साहब, फिगर्स के साथ, फिगर्स तक चेंज नहीं है, फिगर्स तक चेंज नहीं है। तो आप लोग आंसर यहां पे देख सकते हो, ऑलरेडी ऑब्वियसली अपना क्लास में अच्छे से कवर किया हुआ है। और इसी बात पर हम आपको एक और बात याद दिला दें, अपना इंडेस का मैराथन जो आएगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन और इससे रिलेटेड अगर कोई एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का जरूरत है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो जो इंडेस का क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट है, आप लोग सिर्फ वो इंडेस मैराथन अगर अच्छे से रेफर करते हो तो आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इंडेस के पूरे टॉपिक में आप लोग एकदम अच्छे तरह से तैयार हो जाओगे, राइट। तो हम आपको एक तो रेफरेंस बता दिए, दूसरा कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बता दिए। आप लोग अपने आप देखोगे, ट्राई करोगे, जो कि आपको करना चाहिए ही चाहिए, तो आप लोग देखोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट समझा हुआ तो आप मैनेज कर पाओगे आराम से। और नहीं तो अपना जो इंडेस मैराथन आ रहा है उसको रेफर करोगे तो एकदम सुपर रेडी हो जाओगे, इंडेस का कोई भी क्वेश्चन होगा वो अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। और हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं, देखो एज इट इज यहां पे हम लोग लिख भी ले रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर जून 24 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर ये है 2A। नेक्स्ट देखो, ये अपने को पूछा है इंडेस 38 का, इंडेस 36 का इंपेयरमेंट का क्वेश्चन है, इंडेस 36 का क्वेश्चन है। ये भी अगेन पेज 43 का इलस्ट्रेशन 11 एज इट इज। ये देखो एज इट इज, क्वेश्चन में नंबर्स तक चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। अगेन क्योंकि ये इंडेस का क्वेश्चन है, इंडेस 36 का क्वेश्चन है, यहां पे भी हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, ये है इंडेस 36। तो ये भी अगर आप अपना ऑब्वियसली क्लास में एज इट इज कवर किया हुआ है पूरा यही वाला क्वेश्चन, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मैथ तो अपने पूरा ही कवर किए हैं, राइट। तो आप अपने आप रेफर करोगे, ट्राई करोगे, आप मैनेज कर पाओगे। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है इंडेस मैराथन में ये वाला क्वेश्चन या इससे रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जिसके बाद आपको ऑब्वियसली एकदम सुपर कंफर्ट आ जाएगा। तो ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का 7+7 ब्रेकअप। जस्ट एक बार ऑब्जर्व करो कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, फिर हम इसके बाद कैसे अटेम्प्ट कैसे करना है वो वाला स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे। एक बार खाली ऑब्जर्व करो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 2 पार्ट है, 7+7, ठीक है। इसमें कहां से क्वेश्चन है सर? पहला क्वेश्चन है इंडेस 115 का, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार, इनके पास कोई और एडिशनल क्वेश्चन ही नहीं है, गिना चुना बस यही क्वेश्चन है। तो अब मेरे को एकदम सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा हुआ 3-4 क्वेश्चन का आपको अलग से प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, जो कि अपने ऑब्वियसली क्लास में भी किए हैं, बट अभी जो इंडेस मैराथन होगा उसमें भी हम फिर से करवाएंगे, क्योंकि इन लोग के पास और एडिशनल क्वेश्चन यहां पे तो नहीं है, बट एग्जाम हॉल में वो लोग जरूर पूछ लेगा। तो अपने को वो एडिशनल क्वेश्चन ये लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन अपने रखते भी नहीं है और ना पूछा है, पूरा एज इट इज इंस्टीट्यूट के मटेरियल का डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिंट कर करके दे दिया। बट ठीक है, हम लोग को एक पैटर्न समझ में आ रहा है, हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि ये लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है, इसी के अंदर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, थोड़ा टेबुलर फॉर्म दे देगा यही वाले क्वेश्चन को, बट कॉन्सेप्ट वो का वो रहेगा।
तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ 2-3 क्वेश्चन हर इंडेक्स का जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपको लगेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, किसी भी तरह से पूछ ले, वी आर रेडी फॉर द एग्जाम। तो ये इंडेक्स 115 का क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का। देखो हम आपको इंडेक्स का खाली इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं, ऊपर एमसीक्यू में तो इतना सारा इंडेक्स था ही, एमसीक्यू में इतना सारा इंडेक्स का क्वेश्चन आया ना, आप लोग देखिए 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स एमसीक्यू है, खाली इंडेक्स है। जो पहला वाला मॉड्यूल में जो 12 इंडेक्स है ना, 11 इंडेक्स 12 इंडेक्स जो है, उसी में से है 10 मार्क्स तो। और उसके बाद यहां पे देखो लगातार 7-7 मार्क्स का 3 क्वेश्चन, 2A 2B 3A 7 7 7 21, मतलब ऑलरेडी 30+ मार्क्स खाली इंडेक्स बोल चुका, ऑलरेडी आ चुका। तो ये लोग जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में एकदम स्टार्टिंग में डिफाइन करके रखते हैं ना वेटेज, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो ये लोग इंडेक्स भरने वाले हैं, पूरा भर भर के देने वाले हैं इस तरह से। तो ये इंडेक्स 115 आप देखो, पेज नंबर 82, इलस्ट्रेशन 24। ये वाला क्वेश्चन है एज इट इज, जून 24, मॉडल क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 3A, 7 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस अपने तो क्लास में प्रैक्टिस किए ही हैं, और इसके साथ में अभी जब इंडेक्स का मैराथन होगा जिसमें सारा इंडेक्स अपने कवर करेंगे, उसमें वापस से इसका सिमिलर क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा। ये आपका वैल्यूएशन चैप्टर में जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह जो पूरा कैलकुलेट करने का था, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन ये लोग फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया। वो वाला क्वेश्चन ये लोग पहले भी पूछ चुका अपने एमक्यूपीज में, और अभी यहाँ पे आपको वापस से मॉडल क्वेश्चन पेपर में दे दिया। पेज नंबर 110 का इलस्ट्रेशन नंबर 2। एज इट इज है, नंबर्स आप देखोगे तो नंबर्स भी एज इट इज मैच हो जाएगा, 700 120 180 60 100, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज। 25%, 10%, 5 लाख, सब कुछ एज इट इज। सेवन मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑलरेडी मेरा कवर करवाया हुआ है वैल्यूएशन का रिवीजन में, राइट। तो ये वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन है, इंडेक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये वैल्यूएशन चैप्टर का क्वेश्चन है। वैल्यूएशन का रिवीजन ऑलरेडी जो डाला हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन कवर किया हुआ है, और इससे सिमिलर 1-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और किया हुआ है। तो आप लोग खाली अगर इसको कर लोगे तो यू विल बी डन, मतलब ये क्वेश्चन अपना ऑलरेडी कवर्ड है, एक बार वापस से आपको देखने का जरूरत है। एनबीएफसी का वापस से जो अपने ऊपर डिस्कस किए थे ना, बस वही वाला क्वेश्चन है, ये भी एज इट इज कॉपी पेस्ट है। पेज 185 सर वही वाला, स्टैंडर्ड एसेट पे 0.40%, सब स्टैंडर्ड पे 10%, अप टू 1 ईयर सिक्योर्ड पोर्शन पे अप टू 1 ईयर 20%, 1 to 3 ईयर 30%, मोर देन 3 ईयर 50%, अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100%, और लॉस असेट है तो 100%। ये सोचो 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी 7+7। क्वेश्चन नंबर 4 देखने का कोशिश करो, 7+7। सोचो इतना इजी क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए दे दिया, ठीक है सर। एनीवेज ये अगेन आप देखोगे, आपके गाइज नोट करते चलो, सो दैट आप लोग जब अपने आप करो, कहीं पे भी डिफिकल्टी हो तो आप तुरंत रेफर कर सको, लिख लेना। आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल का पेज नंबर 185 में जाकर के आप क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो सॉल्व्ड क्वेश्चन है, दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 247 में, एज इट इज ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, और मेरा भी रिवीजन में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ, या इससे एकदम सिमिलर क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये, पेज 247। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये सब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एज इट इज ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 14 मार्क्स का क्वेश्चन। आप देखो क्वेश्चन ही इतना सा है, इसका सोल्यूशन भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा ये लोग लेंदी तरीके से बताया है, बट बहुत ईजी है।
14 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, पेज नंबर 200 में इलस्ट्रेशन 2A है। और यही कंसोलिडेशन का भी एकदम सिमिलर तरीके से, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपका एक बार किया हुआ है तो। और पेज नंबर 303 का इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ये कंसोलिडेशन का है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन, इवन दिस इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन मिला करके आप देखो 7, 14 और 14, 14 प्लस 14 प्लस 7, 35 मार्क्स का तो डायरेक्टली यहां पर एमसीक्यूज में भी 3-4 क्वेश्चन है, मतलब 40 to 45 मार्क्स बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन मिला करके पूछ रहा है, राइट। ऑब्वियसली इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर आप कोई एक टॉपिक या एक क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया, नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको ऑप्शन में सेलेक्ट हटा सकते हो। आपने बोल सकते हैं कि आउट ऑफ, ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू है, प्लस 14 मार्क्स का 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में तो इतना क्वेश्चन है ना, 14 इंटू 7, 98 प्लस 30, तो आपने बोल सकते हैं सर 128 मार्क्स में से, 128 मार्क्स में से बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन मिला करके अराउंड 45 मार्क्स का आ रहा है, अप टू 45 मार्क्स, 40 to 45 बोल सकते हैं, अप टू 45 मार्क्स। और इंडेस भी एकदम सिमिलर है, इंडेस का रेशियो भी अगर आप निकालोगे ना सारा जोड़ के, तो वो भी अप्रॉक्स 45 ही आएगा। तो सर इसका मतलब ये दोनों 40 45 90 मार्क्स आउट ऑफ 130 मार्क्स, 90 मार्क्स तो जो स्टार्टिंग का इंडेस है सारा वो, और बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन मिला के ही पूछ लिया। यस करेक्ट है। तो बाकी चीज थ्योरी से भी आप देखोगे अराउंड 25 मार्क्स का है इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में। तो बचा हुआ जो 10-15 मार्क्स है वो आपका वैल्यूएशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एनबीएफसी से मिला के है, राइट। क्वेश्चन पेपर का यही आइडिया भी लेना था, यही ऑब्जेक्टिव था, आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। इसको हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस वापस से एकदम कंक्रीट तरीके से बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या वेटेज ये लोग एग्जाम में दे रहा है, एक बार सेट 2 आ जाए उसके बाद, राइट। सेट 2 आ जाएगा और एकदम सिमिलर पैटर्न दिख गया तो अपने एकदम अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे ये वाला बात। क्वेश्चन नंबर 7 का ए देखो, 7 में देखो पैटर्न क्या है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 7 प्लस 7, 7 प्लस 7। तो पहला 7A है आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के ऊपर। अगेन गाइज अपना वैल्यू एडेड स्टेटमेंट के ऊपर भी एक सेशन आने वाला है, राइट। ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम स्केड्यूल्ड है, तो आप लोग लाइव स्ट्रीम में देख लेना। प्रोबेबली 20th को, 20 तारीख को जो अपना सेशन होगा वो वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का होगा, 20th अप्रैल को, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा भी अगर दिक्कत है वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में, तो आप लोग सिर्फ वो सेशन अटेंड करोगे तो आई एम श्योर कि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट में सुपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी ये लोग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से एज इट इज पिक किया हुआ है, पेज नंबर 379 में इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो एज इट इज यही वाला क्वेश्चन है। फिर थ्योरी का क्वेश्चन है गाइज, देखो यहां से थ्योरी स्टार्ट हो रहा है मेनली, ये लोग यहां से, इसके पहले तक थ्योरी नहीं पूछा, थ्योरी यहां पे स्टार्ट हो रहा है। अब यहां से पूरा थ्योरी है, उसमें भी बीच में एक प्रैक्टिकल और आ गया लास्ट में, ठीक है। एनालाइज द ईएसजी क्राइटेरिया, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस को लेकर के अपने डिटेल में रिसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़े थे, और पेज नंबर 369 में इसका पॉइंटर्स दिया हुआ है। और मेरा जो समरी नोट्स दिया हुआ है ना, उसमें तो एकदम ब्रीफ में इजी लैंग्वेज में करवाया हुआ है। आप लोग खाली समरी नोट्स को मल्टीपल रीडिंग अगर दे दे, 3-4 बार अच्छे से रीड करके थोड़ा सा मेमोराइज करने का अगर कोशिश करें, तो आप लोग और प्रॉपर आंसर दे पाएंगे और ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए रिकैप करना, माइंड में रिटेन करना। एकदम सेम पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी अगेन मेरे जो समरी नोट्स में आप लोग को बहुत क्रक्स करके इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को वहीं से करना चाहिए, ठीक है। पेज नंबर 405 में, अगर आपको इंस्टीट्यूट के मैट से देखना है तो पेज नंबर 405 में पूरा पैरा दिया हुआ है इसके ऊपर। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गसाब, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एडवाइजरी बोर्ड, 409, पेज नंबर 409 में। और ये वाला एज इट इज सेम क्वेश्चन, खाली कंपनी का नाम चेंज कर दिया, सेम क्वेश्चन पेज नंबर 284 का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ये 4 मार्क्स का और कंसोलिडेशन का सम है, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट। तो गाइज देखो हम यहां पर एक बार थोड़ा सा और आपको ब्रेकअप एक बार क्वेश्चन पेपर का डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अपने जो ये डिस्कशन कर रहे थे ना पेपर पैटर्न का, उसी में फर्दर और अपने इनपुट्स देखो क्या मिल रहा है अपने को। फर्दर इनपुट्स, फर्दर इनपुट ये है कि सर
ये लोग जो 7 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से 8 है, 2 से 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लोग पूछ रहे हैं 7 + 7 दोनों इंडेस, बोथ इंडेस का क्वेश्चन। व्हेन आई से इंडेस ना, आई मीन मॉड्यूल 1, पहला वाला मॉड्यूल जिसमें 12 इंडेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 7 + 7, इसमें भी एक तो पहले तो इंडेस का क्वेश्चन है और फिर आपका वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 7 + 7 है। इसमें क्या था एक बार देख लेते हैं सर। एक एनबीएफसी का है और एक बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन का है। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा 14 मार्क्स का है, कंसोलिडेशन का है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से 7 + 7 है, इसमें पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और फिर थ्योरी का एक क्वेश्चन है। पहला वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है और फिर रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक थ्योरी है। तो ये पूरा का पूरा रीसेंट ट्रेंड्स है, 1 प्रैक्टिकल + 1 थ्योरी। और ये दोनों, ये भी रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ही है, रीसेंट ट्रेंड्स का ही है। रीसेंट ट्रेंड्स में प्रैक्टिकल के लिए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट ही है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। और ये जो है ये भी रीसेंट ट्रेंड्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 + 5 + 4 है, देख लो 5 + 5 + 4। तो ये पहला 2 क्वेश्चन तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का है, मतलब 5 मार्क्स वाला जो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का है, फिर वापिस से गवर्नमेंट अकाउंटिंग है और फिर कंसोलिडेशन है। तो आप यहां से इस 70 मार्क्स में जो आपको अटेम्प्ट करना है, आप टारगेट क्या कर सकते हो, देखो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का 10 मार्क्स और ये 14 मार्क्स, 24 मार्क्स तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको थ्योरी का, सर रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग मिला करके 24 मार्क्स तो डायरेक्टली यहां पे दिख रहा है। प्लस आपको एमसीक्यूज में भी 6 मार्क्स का कम से कम 3 क्वेश्चन उसमें है, तो अराउंड 30 मार्क्स, क्लोज टू 30 मार्क्स फ्रॉम थ्योरी। मतलब थोड़ा सा एनालिसिस आप करोगे तो आपको दिमाग में और क्लियर होगा कि मेरे को कहां इंपॉर्टेंस देना है। देखो अब हम इसमें थोड़ा सा और ब्रेकअप बता रहे हैं। रीसेंट ट्रेंड्स एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग मिला करके अराउंड 30 मार्क्स, करीब करीब 30 मार्क्स ये लोग पूछ रहे हैं। एमसीक्यू भी हम यहां पे जोड़ के बोल रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यूज का करीब करीब 3 क्वेश्चन मान के, ये तो पूरा 14 मार्क्स है और ये 10 मार्क्स है, तो ये तो 24 हुआ और 2 से 3 क्वेश्चन मान लो एमसीक्यूज में, तो अराउंड 30 मार्क्स का आपका रीसेंट ट्रेंड से हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो इंडेस का क्वेश्चन, जो 12 इंडेस दिया हुआ है ना मॉड्यूल 1 में, 12 इंडेस, उससे आप देखो कितना क्वेश्चन है। 7 + 7 ये तो पूरा 14 मार्क्स का हो गया। उसके बाद ये 7 21 हो गया, 21 यहां पे 7 7 और ये 7, करेक्ट, ये तो पूरा का पूरा 21 हुआ और ऊपर कम से कम 10 मार्क्स का है, तो अराउंड 32 35 मार्क्स का पक्का है। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, सर इसको आप साथ में क्यों बात कर रहे हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन अलग बोलिए, कंसोलिडेशन, क्योंकि गाइस सिमिलर है। अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो फिर कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हो तो आप यू आर लेटिंग गो दी अपॉर्चुनिटी। आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर मेहनत किया तो कंसोलिडेशन भी आपको अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज सिमिलर कॉन्सेप्ट है। कम से कम इंस्टीट्यूट का मैट का क्वेश्चन तो पक्का ही अच्छे से करना चाहिए। ऐसा मत करना कि खाली बिजनेस कॉम्बिनेशन किए और कंसोलिडेशन किए ही नहीं, और ऐसा तो आप कर सकते ही नहीं हो कि आपने कंसोलिडेशन कर लिया और बिजनेस कॉम्बिनेशन किया ही नहीं। कंसोलिडेशन समझ में ही नहीं आएगा जब तक बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं करोगे, राइट। दोनों इंटरकनेक्टेड है, इनफैक्ट इसको दोनों को एक चैप्टर बोला जाना चाहिए था, बट ये लोग अलग अलग बता दिया तो अपने दोनों नाम लिख रहे हैं, इससे तो भरा हुआ है। अब देखो यहां पे एक तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 14 है, ये 21 हुआ,
21 प्लस 14 35 तो यही हो गया, राइट? ये पूरा का पूरा लो, हम इससे हाईलाइट भी कर देते हैं आपको दूसरा कलर का पेन से, तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद कंसोलिडेशन, तो कितना हो गया? 28, 35, 39 तो यही हो गया सर, 39 अराउंड 45 मार्क्स, क्योंकि उसमें ऊपर भी 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन तो पक्का था एमसीक्यू का, तो अराउंड 45। ठीक है, उसके बाद वैल्यूएशन, एनबीएफसी बोल लो, इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं दिया बट दे सकता है। वैल्यूएशन, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मिला करके अब देखो, इसमें हम सर ये तीनों को साथ में क्यों रख रहे हैं? बिकॉज ये सारा सेम मॉड्यूल में है, सेम मॉड्यूल में। अभी हम इसको लेकर के थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर भी देंगे। यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, मतलब ये 7 और 7, एक तो ये 14 मार्क्स तो पक्का है, ठीक है? और उसके बाद ऊपर भी था इसके ऊपर, तो करीब करीब अराउंड 20 मार्क्स बोल सकते हैं। बस यही आपका सिलेबस है। ये आप टोटल अराउंड करके देखोगे तो 30 प्लस 45 प्लस 20, ये करीब करीब 130 मार्क्स का जो पेपर सेट होता है वो ये रहा, अराउंड 125 टू 130 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सेट होता है, जिसमें ऑब्वियसली आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शन नहीं होता है, बाकी में आपके पास ऑप्शन होता है। सर ये इस तरह से ब्रेकअप क्यों किए? बिकॉज आप देखो ये लोग क्वेश्चन किस तरह से पेपर सेट करने वाले हैं। यहाँ पे वेटेज है, ये 12 इन डेज का, ये लोग वेटेज बोला था 25%, और आप देख लो ये लोग मोटा मोटी इसको मैच कर रहा है। इन डेज जो स्टार्टिंग में था ना, इसको थोड़ा ज़्यादा ही दे रहा है उल्टा, क्योंकि एमसीक्यूज भी है ना। ये लोग तो जब यहाँ पे ब्रेकअप देता है तो ये लोग तो 100 मार्क्स के हिसाब से देता है, तो 25% ये लोग ब्रेकअप बोला था और 25% के आसपास दे रहा है। आप टोटल परसेंटेज देखोगे ना, 35 आउट ऑफ 130, तो आपका करीब करीब 26-27% का यहां से आ रहा है। इसमें 12 इंडेक्स आ रहा है। अब गाइज एक बात समझना, आप जब ये वाला क्वेश्चन पेपर अभी देखे तो इसमें आपको शेयर बेस्ड पेमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा, बट सर ये जो अराउंड 30-35 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, इसमें इंडेक्स 115 था, इंडेक्स 12 था, इंडेक्स 23 था, अलग अलग एमसीक्यूज का भी बात कर रहे हैं, सब कुछ मिला के था। इसमें वो सबके जगह शेयर बेस्ड पेमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, इंडेक्स 102 का भी आ सकता है। मतलब ये 30-35 मार्क्स में, क्योंकि आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में शेयर बेस्ड पेमेंट नहीं दिखा, दैट डजंट मीन कि शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा। इनफैक्ट आई एम सेइंग एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर कि ये लोग जो सेट 2 निकालेंगे ना, उसमें ये लोग पक्का शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन देंगे ही देंगे। तो शेयर बेस्ड पेमेंट कम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत मान लेना जस्ट बिकॉज इस क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ था। ये 12 इंडेक्स मिला करके करीब करीब 30-35 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, वो यहां पे क्लियर है, ठीक है? इसके अंदर ये सारा 12 इंडेक्स कवर हो जाता है। शेयर बेस्ड पेमेंट इसी के अंदर आएगा, कोई सा क्वेश्चन माइनस होगा उसके जगह शेयर बेस्ड पेमेंट आ जाएगा, राइट? शेयर बेस्ड पेमेंट कभी नहीं आकर कभी इंडेक्स 116 का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी इंडेक्स 113 का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी इंडेक्स 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 108 आ जाएगा, कोई सा भी इंडेक्स आ सकता है सर। 12 इंडेक्स है ना, वो 12 इंडेक्स में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, करीब करीब 30-35 मार्क्स का। अब देखो ये तीनों को हम साथ में रखे थे, वैल्यूएशन वाला चैप्टर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर और एनबीएफसी वाला चैप्टर, ये तीनों मिला करके अभी अभी अपने देखे कि सर अराउंड 20 मार्क्स पूछ रहा है। छोटा छोटा चैप्टर्स है, अराउंड 20 मार्क्स पूछ रहा है। अब इस बार अभी यहां पे एनबीएफसी दिखा, वैल्यूएशन दिखा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी नहीं दिखा, एमक्यूपी 1 में नहीं दिखा, सेट 1 में नहीं दिखा, सेट 2 में पक्का दिखेगा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो ये लोग हर बार, ऑलमोस्ट हर बार अब एग्जाम में पूछ रहा है। तो जस्ट बिकॉज अभी इस क्वेश्चन पेपर में ये जो 20 मार्क्स था इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, दैट डजंट मीन कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी लेस इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये लोग कभी वैल्यूएशन से देंगे, कभी एनबीएफसी से देंगे, कभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एनबीएफसी से देंगे, कभी वैल्यूएशन और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से देंगे। हो सकता है 2 क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही पूछ ले, बहुत कॉमन है। ये आप नहीं सेट कर सकते हो कि सर इस बार क्या पता हम एनबीएफसी छोड़ देते हैं, चलो एनबीएफसी। अरे बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से बाई चांस किसी टर्म में नहीं पूछा, हो सकता है, और किसी टर्म में पूछना हुआ तो 20 में से 15 मार्क्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से दे सकता है, राइट? डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है।
तो आप लोग ये कैलकुलेशन लगाने मत जाइएगा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आराम से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो सकता था। ये जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन अभी आप देखे उसमें, इसमें देखो ये लोग का भी वेटेज कितना है, वही 15%, राइट, देख लो 15-20% के आसपास उसका वेटेज आ रहा है। उसके बाद देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन मिला करके ये लोग बोलते हैं 40%, और ये लोग इसको जस्टिफाई भी किए हैं क्योंकि ये लोग भर भर के यहां से क्वेश्चन पूछे हैं। अराउंड 40% जो बोलते हैं 40% पूछे भी है। मतलब एमक्यूपी में तो कम से कम वेटेज का पूरा ध्यान रखा गया है और वेटेज के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा गया है। और रीसेंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और गवर्नमेंट अकाउंटिंग मिला करके 20% दे दिया सर यहां से। राइट, आई होप आपको पेपर पैटर्न का एक बहुत अच्छा आइडिया लगा। एक बार सेट 2 भी आ जाने दो, फिर हम आपको एकदम कंक्रीट प्लानिंग बता देंगे इसको क्या करना है। वेटेज का भी अपने को आइडिया लग गया सर, तो अपना पॉइंट नंबर 1 और 2 कवर्ड है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। पॉइंट नंबर 2 अपने था वेटेज, तो वेटेज भी हम लोग चेक कर लिए। बात 3 ये है कि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन अपना आ सकता है। एमसीक्यूज अपने पूरा सॉल्व कर चुके, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोग एक बार अपने आप सॉल्व करोगे, और उसमें भी आंसर कहां पे है, सॉल्यूशंस कहां है, ये हम ऑलरेडी बता दिए। इसमें भी जो इंडेस का क्वेश्चन है वो जो मैराथन आ रहा है उसमें कवर होगा, और जो अदर देन इंडेस है वो ऑलरेडी मेरा रिवीजन सेशंस में कवर्ड है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक बार पूरा हैंड्स डाउन एक्सपीरियंस लेना चाहिए, एक्सपीरियंस पेपर सॉल्विंग। राइट, तो गाइज अपना जो आज का ऑब्जेक्टिव था, मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एनालाइज करें, पेपर पैटर्न पता चले, वेटेज पता चले, और अच्छे से सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ गया तो हम लोग सॉल्व कर पाएं और पूरा क्वेश्चन पेपर का हम लोग को एक एक्सपीरियंस मिले। आई होप आप लोग को हेल्प हुआ आज के सेशन से। आप लोग का अभी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स नाउ। कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमसीक्यू में रीजन लिखना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई रीजन लिखने का जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन देना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, खाली आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है एमसीक्यू का। सर आई एम फ्रॉम हुगली, योर क्लास वेरी हेल्पफुल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच अनिकेत। सर नमस्कार, आपकी क्लास बहुत बढ़िया, गुड अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू तन्मय। ये वीडियो यूट्यूब पर, ये वाला वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, यस, मॉडल क्वेश्चन पेपर का। सर ये 15 वाला बिट कौन से चैप्टर से है? कौन सा? वेदांत, आई थिंक आपका क्वेश्चन 15 वाला आप क्या पूछे? वेदांत एक बार काइंडली अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देना, आई एम नॉट एबल टू फॉलो कि आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हो। मैराथन का हम आपको पूरा स्केड्यूल बता चुके हैं। हम अभी एक बार नेक्स्ट 3 सेशन जो आने वाला है ना, वो एक बार आपको बता देते हैं। नेक्स्ट 3 सेशन जो आने वाला है कल, दैट इज 18 अप्रैल को, आप देखोगे ऑलरेडी लाइव सेक्शन में ना लाइव स्ट्रीम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, 18 अप्रैल को आपका होने वाला है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस 19 अप्रैल को होने वाला है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस, और 20 अप्रैल को वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब ये आपका कल, परसों और सैटरडे, आज वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का नेक्स्ट 3 दिन का सेशन। इसके बाद आप लोग का एमसीक्यू का सेशन लाइंड अप है और इंडेस का मैराथन लाइंड अप है। इसको लेकर के मेरा ऑलरेडी एक सेशन लिया हुआ है, वो भी लाइव सेक्शन में स्ट्रीम्ड है, लास्ट 2 मंथ्स प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी। आप एक बार वहां पर जाकर के फॉलो कर लो प्लीज। और
मैराथन जो आएगा वो इन डेज का आएगा, सारा का सारा इन डेज उसमें कवर होगा। सर एग्जाम में अलग आ जाता है, एग्जाम में अलग क्वेश्चन तो आएगा, बट इन डेज का जो भी अलग क्वेश्चन आएगा वो अपना ऑलरेडी उस मैराथन में कवर्ड रहेगा, उसको लेकर के आपको टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, अदर देन इन डेज का जो मेरा रिवीजन क्लासेस में करवाया हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट है। बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन के केस में आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इंस्टीट्यूट के मैट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, और एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए इंस्टीट्यूट के मैट का क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा जो है अभी अपने पास रिसोर्सेज कम हैं, और अगर आप डिटेल में और ज़्यादा करने जाओ तो उसका एंड नहीं है, वो एंडलेस है, एंड उसमें फिर अजीब टाइप का इनकरेक्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप एनीवेज हेल्पलेस हो जाओगे, आप क्या करोगे। तो इससे अच्छा है कि उसको इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से अच्छे से कवर कर लो और बाकी चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। सर ये एनसीआई में अगर मेथड ना बताए, एनसीआई में अगर मेथड नहीं बताए तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है अगर आपको सम सॉल्व करने देगा तो। इसीलिए देखो ये लोग जितना भी मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये लोग स्पेसिफाई कर दे रहे हैं कि एनसीआई कैसे मेजर करना है। अगर एनसीआई का क्वेश्चन में फेयर वैल्यू बता दिया तब तो आपको एनसीआई फेयर वैल्यू लेना है, बोल दिया फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इतना, तब तो बस आपको वही लेना है। लेकिन अगर नहीं बोला तो आप प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट कर देना, और नहीं तो क्वेश्चन में जो बोलेगा वो कर देना, राइट। प्रॉब्लमैटिक एमसीक्यू का वर्किंग दिखाना है, बिल्कुल भी कोई वर्किंग नहीं दिखाना है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपना रफ वर्क करो, करेक्ट ऑप्शन पर अराइव करो, करेक्ट ऑप्शन टिक करो। सर ड्यूरिंग मैराथन प्लीज आप बताइए कि 1.5 डेज में कैसे हैंडल करते हुए चले। हाँ, मतलब 1.5 डेज में आप कैसे प्रिपेयर करो, हम तो लास्ट 10 आवर्स का स्ट्रैटेजी आपको बता चुके हैं, जो आप 36 मिनट्स का हम जो लाइव सेशन लिए थे उसमें वापस से हम पेपर अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रैटेजी है वो भी बताएंगे, और 10 आवर्स में आप पूरा लास्ट में कैसे रिवाइज करो वो प्लानिंग आज करते हुए चलना है आपको, ठीक है। उसको लेकर के भी ठीक है वेदांत डिस्कशन कर देंगे। सर आई विल बी थैंकफुल टू यू इफ द समरी बुक ऑफ थ्योरी फॉर फाइनल शेयर विथ अस। ओके मोंटी, ये पेपर एनालिसिस का वीडियो बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू सर, थैंक यू रेणुका। जो इंडेस एकदम भी प्रिपेयर नहीं करा है उसके लिए इंडेस का मैराथन काफ़ी होगा। श्रुति आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बट सिर्फ वो सफिशिएंट होगा क्या? यस, इंडेस आप वहाँ से पूरा कवर कर सकते हो, पूरा अच्छे से हो जाएगा। आप क्लास नोट्स अगर खाली और रेफर कर पाते तो ब्रिलियंट हो जाता, मतलब एकदम आप अनक्वेश्चनड एग्जाम में जाते, क्लास नोट्स प्लस मैराथन, राइट। बट येस, दैट मैराथन अलोन विल ऑल्सो बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल, एंड उससे भी आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। लव यू सर, योर क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, थैंक यू प्रवेश। सर एग्जाम का पैटर्न एमक्यूपी की तरह ही होगा? पेपर पैटर्न तो एकदम यही रहेगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो पक्का ये रहेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा सा प्लस रहेगा, बेटर क्वेश्चंस रहेगा। इतना इजी क्वेश्चन जो दिया हुआ है एमक्यूपी में और पूरा एज इट इज इंस्टीट्यूट के मटेरियल जो कॉपी पेस्ट कर दिया उतना कॉपी पेस्ट नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस रहेगा। यस राहुल, चलिए ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच। अपने फिर मिलते हैं कल 10 बजे, टुमारो मॉर्निंग 10 AM फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। गाइज ये जितना सेशन हो रहा है ये आप लोग को लाइव अटेंड करना है, लाइव ही अटेंड करना है, और एक भी सेशन मिस मत करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए। स्पेसिफिकली जो रिक्वायर्ड है वो सारा चीज़ कवर अपने कर रहे हैं। सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय।